हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनाज ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर होने के लिए हमारी एंडोमेट्रियन लाइनिंग कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलिएगा, एटलीस्ट इस नॉलेज से उनको कुछ तो फायदा हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं में एंडोमेट्रियन लाइनिंग की प्रॉब्लम होती है। चेकअप होने के बाद जब हमें डॉक्टर पीरियड के सेकेंड डे पे बुलाते हैं तब वो हमें मेडिसिन देते हैं ताकि हमारी एंडोमेट्रियन लाइनिंग ठीक हो सके। जितना ठीक एंडोमेट्रियन लाइनिंग होता है उतना ही इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है। हमारे जो भ्रूण होते हैं, हमारे जो एम्ब्रॉयज होते हैं, वो चिपकने में उसको मदद देती है। क्योंकि अगर थिन एंडोमेट्रियन लाइनिंग होती है तो एम्ब्रॉय को चिपकने में प्रॉब्लम होती है, एम्ब्रॉय ठीक तरीके से चिपक नहीं पाती है। इसीलिए हमारा जो एंडोमेट्रियन लाइनिंग होता है वो थिक होना चाहिए ताकि इजीली से एंडोमेट्रियन लाइनिंग चिपक जाए। अभी आप पूछेंगे कि एंडोमेट्रियन लाइनिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि एंडोमेट्रियन लाइनिंग होती क्या है। तो आपको बता दूं कि एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो होती है वो एक जमीन होती है और एम्ब्रॉय एक बीज होता है। जब बीज जमीन से जाकर मिलता है तभी पौधा निकलता है। तो एंडोमेट्रियन लाइनिंग को हम एक जमीन कहते हैं और एम्ब्रॉय को हम एक बीज कहते हैं। तो एंडोमेट्रियन लाइनिंग अगर एकदम से नहीं है, मतलब कम है, तो भ्रूण जाके नहीं चिपकेगा। अगर बहुत मोटा है तो भी भ्रूण जाके नहीं चिपकेगा, उसको प्रॉब्लम होती है चिपकने में। तो एम्ब्रॉय लाइनिंग का एक पर्टिकुलर साइज होता है, एक पर्टिकुलर एक लिमिट होता है कि इससे यहाँ तक अगर एंडोमेट्रियन लाइनिंग है तो ही चिपकने में इजी रहता है, तो ही भ्रूण इजीली जाके चिपक सकता है। तो ये एंडोमेट्रियन लाइनिंग कितनी होनी चाहिए ताकि ये भ्रूण जाके इजीली चिपक जाए, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। किसी सेंटर में वो 5.5 से भी शुरू करते हैं और किसी सेंटर में जब तक 9 के ऊपर ना आ जाए तब तक वो शुरू नहीं करते। पर अक्सर देखा गया है कि मैक्सिमम सेंटर में देखा गया है कि थिकनेस जो होता है, जो एंडोमेट्रियन लाइनिंग का जो थिकनेस होता है वो 7.5 से ज्यादा होना चाहिए। अप टू 12-13 तक हो सकता है, लेकिन 14 से ऊपर चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो एंडोमेट्रियन लाइनिंग का जो थिकनेस होता है वो 7.5 से लेकर अप टू 12-13 तक होने से ये इम्प्लांटेशन का सक्सेस रेट को हाई माना जाता है। और इसी में डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि अभी आप एम्ब्रॉय ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर 7.5 से कम हुआ, अगर 7 से भी कम हुआ तो डॉक्टर उस महीने आपको डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं, नहीं इस महीने आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका एंडोमेट्रियन जो लाइनिंग है वो ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि 3-4 महीने से लोग मेडिसिन खा रहे हैं एम्ब्रॉय ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसका एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है वो ठीक होता ही नहीं है, वो 4, 5, 3 ऐसे में ही रह जाता है। तो इस पोजीशन में डॉक्टर आपको कहते हैं कि अगर आप इतने महीनों से ट्राई कर रहे हैं कि आपका एंडोमेट्रियन लाइनिंग को ठीक किया जाए लेकिन आपका नहीं हो रहा है और आपका उम्र भी बढ़ता जा रहा है, तो आप ये जो आपका जो 5 है, 6 है, 6.5 है, अप टू 7 है, आप एम्ब्रॉय ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपका लक अच्छा रहा, भगवान आपका साथ दे, तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो सकता है। लेकिन डॉक्टर तो डिनाई करते हैं, लेकिन किसी केस में डॉक्टर कहते हैं कि आप ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर 4, 5, 6 जो एंडोमेट्रियन लाइनिंग है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, उसमें अगर एम्ब्रॉय ट्रांसफर कर दिया जाए तो भी नेचर क्या करता है, कभी कभी इसको सक्सेस बना देता है। तो फ्रेंड्स, आईवीएफ ट्रीटमेंट में एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये ठीक होना बहुत जरूरी होता है हमारे इम्प्लांटेशन को सक्सेस बनाने के लिए, हमारे आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।